वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमारा फोकस ब्रिटेन पर था, ब्रिटेन की कंडीशंस पर था, वर्कर्स की लाइफ पर था वहां के। और अब हम थोड़ा सा अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। और हम देखेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स की एज की ये शुरुआत है। शुरुआत के इंट्रोडक्शन के साथ हम इस टॉपिक पे कदम रखेंगे और आप इस सिस्टम को जानते हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। इससे पहले कि मैं एनसीईआरटी की बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस पर आऊं, लेट मी क्लियरली एक्सप्लेन कि सिस्टम ऑफ एडवांसेस क्या था स्टूडेंट्स। सी, एडवांस क्या होता है? अगर आप किसी को काम दें और उस काम का आप साथ में उसको रॉ मटेरियल का पैसा दे दें, ठीक है। लाइक आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 4 लाख रुपीज, ठीक है। 4 लाख रुपीज में से आपने, भाई उसके पास तो पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है तुम 2 लाख अभी ले लो और अपना रॉ मटेरियल खरीद लो और अपना काम कर लो, और जब सारा काम हो जाए तो बचे हुए 2 लाख मैं बाद में दे दूंगा। दिस 2 lakh which you gave earlier, which you gave before in hand is advance। क्लियर है? तो भारत में क्योंकि गरीबी बहुत थी, लोग बहुत पुअर थे, उनको कला सारी आती थी। दे नो हाउ टू मेक वीव क्लोथ, फाइन क्वालिटी का क्लोथ, रॉ कॉटन, फाइनेस्ट कॉटन के हम प्रोड्यूसर थे और बनाने वाले हमारे जो कारीगर थे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट थे। प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास पैसा नहीं था इनपुट लगाने के लिए। तो मर्चेंट ने इसको रियलाइज किया और वो समझ गए कि इनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने उनको कहा ठीक है तुम एडवांस ले लो। तो जब एडवांस दे रहा है कोई आदमी, वो भी फॉरेन का फायदा करने के लिए, मतलब बाहर वालों का फायदा करने के लिए, तो वो जरूर उसका अपना भी तो फायदा देखेगा। वो तो बहुत कम पैसों में उनसे चीजें खरीदता था और उन्हीं कम पैसों का वो एडवांस दे देता था। तो ये सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो भाई एडवांस दे दिया और एडवांस देने के बाद लास्ट में अपना पूरा प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेकर वो पहुंच गए पोर्ट, जहां पे उसको एक्सपोर्ट करना है। पोर्ट पहुंच गए, पोर्ट पे बैठे होते थे बहुत सारे बड़े बड़े मर्चेंट्स जो सामान को बाहर ले जाके बेच देते थे। तो वो जो बीच का मर्चेंट था ना, वो उन एक्सपोर्टर्स को अपना सामान बेच दिया करता था बहुत हाई प्राइस पर, और वो ले जाते थे और उसको बेच देते थे उससे भी हाई प्राइस पर। समझ रहे हो? नुकसान में कौन था? इंडियन वीवर। फायदा किसका हो रहा था? मर्चेंट्स का। फायदा किसका हो रहा था? उस जगह का जहां पे सस्ता सामान जा रहा था। तो ये वो सिस्टम था जो कि बहुत लंबा नहीं चला। 1750s में आके कहीं ये सिस्टम रुक गया, ब्रेक हो गया। और अब पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ओके, सो वी विल बिगिन विद फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कोरस कॉटन भी जाता था, लेकिन जो फाइन जाता था ना वो भारत से ही जाता था, एकदम बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन जाता था। पंजाब से मर्चेंट्स गुड्स लेकर जाते थे स्टूडेंट्स, कहां? अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल पर्शिया, ठीक। उसके बाद आप ये देखो, डेजर्ट्स और माउंटेन्स से बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन जो जाती है ना वो बेल में जाती है। आपने देखा होगा अभी भी कॉटन बेल्स में आती है, ठीक है, ऐसे लिपटी हुई रोल में आती है ना। तो बेल ऑफ कॉटन को डेजर्ट से, माउंटेन से कैमल्स उठा उठा के कहाँ लेके जाते थे? नॉर्थ वेस्ट फॉरेनियर्स लेके जाते थे। ओके, अब देखो कोई कैमल आपका बेल ऑफ कॉटन फॉरेन तो छोड़ के नहीं आएगा। कैमल कहां तक छोड़ आएगा? पोर्ट तक छोड़ आएगा। पोर्ट से वो सामान बाहर जाना है, समझ रहे हो? तो कैसे जाता था? व्हाट वर द सी पोर्ट्स ऑफ ट्रेड? क्या थे? सूरत से गल्फ एंड रेड सी पर जाता था, ठीक है। मसूलीपट्टनम टू करमुंडल कोस्ट, ये पोर्ट्स थे जहां से हम ट्रेड किया करते थे। हुगली बंगाल का बहुत फेमस है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसके बारे में, टू साउथ एशियन पोर्ट। समझ में आया? ये मैंने यहाँ शॉर्टलिस्ट करके रखे ताकि आपको बहुत आसानी से कनेक्ट करने में ईज हो जाए, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूरत से अच्छा कौन सा पोर्ट कनेक्टेड था? तो गल्फ एंड रेड सी कनेक्टेड था। मसूलीपट्टनम से कोरमंडल कोस्ट, हुगली से साउथ एशियन पोर्ट। क्लियर? अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं सिस्टम ऑफ एडवांसेस, जो मैंने आपको भी बताया। तो मर्चेंट यूज करते थे एडवांस का सिस्टम, वीवर्स को देते थे टू वोव क्लोथ, ताकि वो कपड़ा बनाए। फिर वो कपड़ा कहाँ लेके जाते थे? पोर्ट्स पर लेकर जाते थे। फिर उस पोर्ट पर क्या करते थे? वो
पोर्ट पर बिग शिपर्स और एक्सपोर्टर्स से नेगोशिएट करके, मतलब एक प्राइस, हाई प्राइस लगवा के उनको बेच दिया करते थे। ठीक है, ये नेटवर्क उनका बहुत समय तक चला और फाइनली ये जो सिस्टम ऑफ एडवांसेस था ये 1750s में, एज आई टोल्ड यू, कहीं आके रुक गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो सिस्टम ऑफ एडवांसेस था ये रुका क्यों है, बंद क्यों हुआ है। सो लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड विद ऑल रीजंस लिस्टेड देयर। Okay, so we have to now read in the slide that why the system of advances declined. क्या लग रहा था आपको, ये सिस्टम ऑफ एडवांसेस फायदा था भारतीय लोगों के लिए या नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं था। भले ही से कम प्राइस पर वो बेच रहे थे पर उन्हें प्रॉफिट था, काम चल रहा था, सबसे बड़ी बात है रोजगार था और पॉवर्टी नहीं थी, वो एक्यूट पॉवर्टी जहाँ खाने को नहीं होता वो हालत तो नहीं थी। तो कुछ था पर फिर वो भी खत्म हो गया। उसको खत्म होने के बाद क्या हुआ, फिर क्या हालत हुई इंडियंस की, ये हम पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देखते हैं कि खत्म क्यों हुआ। देखो, खत्म हुआ जब यूरोपियन कंपनीज भारत के मार्केट में अपनी रूट्स जमाने लगी। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया ये तो आपको पता ही है ना भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने आप को स्टेबलाइज किया है भारत में, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से भारत में टिक पाई। सबसे पहले सिक्योर कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट। उस टाइम पर भारत में लोकल कोर्ट्स हुआ करते थे, मुगलों के दरबार हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के दरबार हुआ करते थे। अगर आपको किसी की प्रोविंस में बिजनेस करना है तो बस उससे इजाजत ले लो। तो ये बड़ी आसानी से उनको अपने बातों में लेके, इन्फ्लुएंस में लेके, नई नई चीजों से बहला फुसला के, तोहफे देके उन्होंने आसानी से वो कंसेशंस ले लिए। यानी कि जो बैरियर्स थे वो खत्म हो गए ट्रेड करने पे। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने उठाया कि ट्रेड करने की मोनोपोली, इस मार्केट में मैं ही ट्रेड करूंगा, मेरे अलावा इस चीज का कोई ट्रेड नहीं करेगा। ये जो चीज होती है, ये जो मोनोपोली होती है वो ट्रेड कि अगर मान लो एक दूध का, अमूल का पैकेट है तो दूसरी दूध की कोई कंपनी भारत में काम नहीं करेगी। दिस इज मोनोपोली ऑफ अमूल। पर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मोनोपोली लेना मतलब मार्केट में अपना रेगुलेशन लेना, तो वो होता नहीं है कहीं पे भी फ्री स्टेट्स में। ये इन्होंने ये भी अधिकार ले लिया। फिर नेक्स्ट, सूरत और हुगली जो पुराने पोर्ट थे जहां से वो सिस्टम ऑफ एडवांसेस, ट्रेडर्स, एक्सपोर्ट चल रहा था, वो इन्होंने बंद करवा दिया, डिक्लाइन करवा दिया धीरे धीरे। और इसकी वजह से जितना पुराना ट्रेड था सब सूख गया, ड्राई अप, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अब नहीं हो रहा था। एंड बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, हो ही जाएंगे भाई जब ट्रेड नहीं है तो। 16 मिलियन का जो कारोबार हो रहा था, ₹16 मिलियन का, वो इन्होंने 90 ड्रॉप करके ला दिया 3 मिलियन, मतलब 1740 से जो चल रहा था 16 मिलियन का कारोबार वो 3 मिलियन रह गया। दिस वाज अ डिक्लाइन। अब ये भी जो 3 मिलियन हो रहा था ना, ये पुराना, ये इनकी शर्तों पर हो रहा था। या तो इन्होंने पुराने सारे पोर्ट खत्म कर दिए, बंद कर दिए, या इन्होंने कहा कि चलाओगे तो हमारी शर्तों पे। और नए पोर्ट इन्होंने अपने सेटअप करे, दैट वाज बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये नई यूरोपियन कंपनीज के जो स्टैब्लिश हो रही थी उनके पोर्ट्स थे जहां से वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इस वजह से सिस्टम ऑफ एडवांसेस खत्म हुआ, इस तरीके से वो डिक्लाइन हुआ। और अब हम देखेंगे कि इसके बाद जब यूरोपियन कंपनी मार्केट में आ गई और उसने अपनी मोनोपोली चलानी शुरू करी, तब वीवर्स की क्या हालत होने वाली है, इंडियन वीवर्स का अब क्या होगा आफ्टर सिस्टम ऑफ एडवांसेस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द चैप्टर इन कंटिन्यूएशन। इससे आपका लिंक बना रहेगा, आपको चैप्टर आसानी से समझ में आता रहेगा। स्टे हेल्दी।